Good afternoon, myself Dr. Purnima, ड्राइंग डिपार्टमेंट से। टुडे माय टॉपिक इज़ कला की परिभाषा। आज हम लोग पढ़ेंगे कला की परिभाषा। उससे पहले हम लोग जानेंगे कि कला क्या होता है, कला किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि कला का अर्थ क्या है। कला का अर्थ क्या है, कला क्या चीज़ होती है। कला जो वो होती है जो हमारे अंदर छिपी हुई भावना होती है, जो हम चीज़ देखते हैं, जो हम समझते हैं, उसे हम लोग कला कहते हैं। कला कई रूपों में होती है कि हमारे अंदर छिपी हुई भावना को होती है, या हम किसी चीज़ को देखते हैं, कोई चीज़ हमें अच्छी लगती है तो उसे हम क्या करते हैं, अपने पेपर में या कैनवास पे उसे उकेरते हैं, उसे कला कहते हैं। कला की अनेक परिभाषाएँ दी गई हैं, जिसमें कि प्लेटो के अनुसार कला सत्य की अनुकृति है। कहने का तात्पर्य उनका यह था कि जो कला है वो सत्य है, उसमें कोई छल दिखावा नहीं है। हम वही देखते हैं जो हमें सामने दिखाई देती है, विजुअली वही चीज़ हम देखते हैं जो हमें दिखाई देती है। जो चीज़ हम देखना चाहते हैं उसी को ही हम अपने पेपर में या कैनवास पे उकेरते हैं, और उसको ही हम अनेक रूपों में हम अलग अलग तरीके के अलग अलग माध्यम से बनाते भी हैं। दूसरा है रविन्द्रनाथ टैगोर, जो कि एक महान कवि भी रहे हैं और नोबेल पुरस्कार भी रहे हैं। इन्होंने नोबेल पुरस्कार विजेता भी रहे हैं, और इन्होंने वृद्धा आयु में, जब इनकी एज हो गई थी, उस आयु में इन्होंने कला करना शुरू किया। आप सोच सकते हैं कि उस आयु में लोग इतना कार्य नहीं कर सकते, लेकिन इन्होंने उस आयु में आकर कला को इन्होंने सीखा, और कला में अनेक 2-3 पुस्तकें भी इन्होंने लिखी हुई है, और इन्होंने परिभाषा दी है जो सत्य है, जो सुंदर है, वही कला है। कहने का तात्पर्य यह है जो सत्य है वही सुंदर है और वही कला है। जो सत्य है, सत्य कहावत भी, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य क्या है, जो सुंदर है और वही शिवम है, शिव है, उसी को ही इन्होंने उकेरा है। उसके बाद है क्रोचो के अनुसार कला बाह्य प्रभाव की आंतरिक अभिव्यक्ति है। बाह्य प्रभाव मतलब जो हम बाहरी रूप से देखते हैं, उसी को हम लोग अपने भावना के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा, अपनी कला के, अपनी सोच के द्वारा उसको हम लोग उकेरते हैं। बाह्य प्रभाव का मतलब क्या होता है, जो हम बाहरी रूप से देखते हैं, जैसे कि हमने कोई चीज़ सुंदर देखी, कोई जगह देखी, या कोई पेड़ पौधे देखा, या किसी इंसान को देखा जो हमें बहुत अच्छा लगा, या कोई जगह देखी जो बहुत अच्छा लगा, तो उसको हम लोग अपने उसमें उकेरते हैं। उसके बाद आता है कला का वर्गीकरण। कला कितने प्रकार की होती। कला तो वैसे कई प्रकार, 64 प्रकार की होती है, लेकिन जो हमारी इस कला में है वो 2 प्रकार की है। पहली है आपकी उपयोगी कला, दूसरी है आपकी ललित कला। उपयोगी कला भी कई प्रकार की होती है, जैसे कि सुनार, बढ़ई, लोहार, और आपका शिल्पकार हो गया, कपड़े बनाने वाला हो गया। कई तरह के होते हैं जो आपकी उपयोगिता में डेली दिनचर्या में आती है। उसके बाद आती है ललित कला। ललित कला हमारी जो है वो 5 प्रकार की होती है। 5 प्रकार की है। नंबर 1 मूर्ति कला, दूसरी काव्य, तीसरी नृत्य, चौथी संगीत, और लास्ट में आती है चित्रकला। मूर्ति कला जो हम लोग देखते हैं, आपने देखा होगा मंदिरों में या कहीं जैसे टेंपल होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एलोरा, अजंता, और आपके बहुत बड़े बड़े जो टेंपल होते हैं साउथ इंडियन में, आप जाइए वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, जैसे महाबलेश्वर के मंदिर हैं, और आपके कई और मंदिर हैं जहाँ पे मूर्तियों का बहुत ही सुंदर उत्कीर्णन किया गया है। आप सोच नहीं सकते कि किस तरह से जो पहले के कारीगर थे जिन्होंने मूर्तियों का निर्माण किया, वो कितनी सुंदरता से किया है। उसके बाद आता है हमारा काव्य। काव्य क्या होता है? काव्य जो हमारे हृदय के अंदर जो भावना होती है उसे हम कविता के द्वारा प्रस्तुत करते हैं। फिर आता है नृत्य। जब हम खुश होते हैं या किसी प्रोग्राम या किसी उसमें करते हैं तो नृत्य करते हैं। फिर उसके बाद आता है संगीत। संगीत भी कई प्रकार का होता है, जैसे कि राग दीपक, राग भैरवी, इस तरह का आता है। उसके बाद आती है चित्रकला। चित्रकला में कई तरह की चित्रकलाएँ होती हैं। इसको हम लोग 2 डायमेंशन बोलते हैं, यानी कि द्विआयामी बोलते हैं चित्रकला। और
मूर्ति कला को 3 डायमेंशन बोलते हैं। 3D होती है मूर्ति कला और 2D होती है चित्रकला। ये फ़र्क होता है। 3D मतलब मूर्ति कला में हम उसको तीनों तरफ से देख सकते हैं, यानी कि उसकी लंबाई, चौड़ाई, गहराई सब कुछ हम उसको नाप सकते हैं। लेकिन चित्रकला में हम क्या देख सकते हैं? सिर्फ उसकी लंबाई और चौड़ाई देख सकते हैं। इसके बाद उसकी हम गहराई नहीं नाप सकते, तो इसीलिए इसको 2 डायमेंशन बोलते हैं और मूर्ति कला को 3 डायमेंशन बोलते हैं। फिर आता है हमारा कला के तत्व। इसमें है आपका रूप, रेखा, रूप, वर्ण, तान, पोत और अंतराल। रेखा मतलब हम कोई भी चीज़ बना रहे हैं तो सबसे पहले हमें लाइन की ज़रूरत पड़ेगी, तभी हम उस चित्र को बना सकते हैं, अन्यथा हम कोई भी चीज़ नहीं बना सकते हैं। जब तक लाइन का हमें ज्ञान नहीं होगा हम कोई भी चित्र नहीं बना सकते, इसलिए सबसे पहले हमें लाइन का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद आता है रूप। रूप वो चीज़ होती है कि जैसा हमें कोई चीज़ दिख रहा है, मान लीजिए हमें कोई साधु दिख रहा है तो हमें साधु का ही चित्र बनाना है, ना कि उसको भिखारी के उसमें दिखाना है। तो रूप और उसमें बहुत ध्यान रखना होता है। रूप हमें जैसा दिख रहा है हमें वैसा ही बनाना रहता है। साधु है तो उसे हमें साधु के रूप में बनाना, और अगर वो भिखारी है या कोई अच्छे उसमें है तो उसे उस रूप में बनाता है। फिर उसके बाद आता है वर्ण। वर्ण मतलब रंग। कोई भी चीज़ बना रहे हैं, जब तक हम उसमें रंग नहीं भरेंगे तो क्या वो सुंदर लगेगा? नहीं ना। तो उसमें हमें रंग का भी ध्यान रखना पड़ता है। रंग हम कौन कौन से यूज़ कर रहे हैं, कैसे यूज़ कर रहे हैं। वैसे तो रंग कई तरह के होते हैं, लेकिन जो 3 प्राइमरी कलर होते हैं, जो फर्स्ट प्राइमरी कलर होते हैं रेड, येलो एंड ब्लू, ये आपको नेचुरली बने हुए मिले हुए हैं। इनको कहीं से भी बनाना नहीं पड़ता। इन्हीं 3 कलरों से हम अलग अलग कलर शेड बनाते रहते हैं। प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से थर्डरी कलर आते हैं। फिर बाद में आते हैं हम तान। तान का मतलब होता है कि किसी रंग को गहरा या हल्का करना। अगर हम रंग को गहरा और हल्का करेंगे तभी तो उसमें तान आएगी, अन्यथा वो नहीं होगा। फिर होता है पोत। वही चीज़ हो जाता है, पोत का इस्तेमाल करना होता है। फिर आपका आता है अंतराल, यानी कि उसकी दूरी, कैसे हम उसको पास से दिखाएंगे, कैसे उसको दूर से दिखाएंगे, उसका ध्यान रखना पड़ता है। फिर है हमारा टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक है आलेखन के तत्व। इसमें है आपका भाव, संयोजन, रेखांकन, रंग और संतुलन। भाव का मतलब जैसे कि अभी हमने रूप में दिखाया था, बताया था। भाव का मतलब है अगर हम किसी व्यक्ति या जगह का चित्र बना रहे हैं, किसी व्यक्ति का चित्र बना रहे, तो उस व्यक्ति में जिस तरह के भाव हैं, मान लीजिए वो हंस रहा है तो उसका हंसता हुआ चेहरा आना चाहिए, वो उदास है तो उदासी का चेहरा आना चाहिए, या वो रो रहा है तो वैसे उसके भाव आने चाहिए। उसके बाद है संयोजन। चित्र को हम बना रहे हैं तो उस चीज़ का संयोजन करना बहुत ज़रूरी है, तभी वो चित्र अच्छे से बने। फिर है रेखांकन। रेखांकन का मतलब चित्र जो भी बना रहे हैं उसका रेखांकन होना बहुत अच्छे से होना चाहिए। फिर है रंग। रंग का भरना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम रंग अच्छे से नहीं करेंगे, उसमें अच्छे से कलरिंग नहीं करेंगे, तब तक वो चित्र निखर कर नहीं आएगा। शेड का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम डार्क कर रहे हैं तो डार्क के साथ लाइट और लाइट के साथ डार्क का कॉम्बिनेशन करते हैं। फिर आता है हमारा संतुलन। संतुलन, जब हम इन चारों चीज़ों को बनाते हैं तो उसमें हमें संतुलन का ध्यान रखना पड़ता है कि किस तरह का हम भाव दे रहे हैं, कैसा संयोजन दे रहे हैं, कैसा रेखांकन दे रहे हैं और कैसा रंग दे रहे हैं। उसके बाद हम कैसे संतुलन कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को जोड़ के जब उसका ताना बाना बनता है तब ये हमारा संतुलन कंप्लीट होता है।